नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के एक बहुत ही दिलचस्प और विशाल युग की, यानी आधुनिक काल की। तो चलिए बिना किसी देरी के इस साहित्यिक दुनिया में सीधे गोता लगाते हैं। जब भी हम आधुनिक काल का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? एक बहुत बड़ा, शायद थोड़ा उलझा हुआ सा साहित्यिक सागर, है ना? इतनी सारी धाराएं, इतने सारे कवि, इतने सारे विचार। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हम इसे परत दर परत बड़े आराम से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ये आधुनिक काल आखिर है क्या? देखिए, ये हिंदी साहित्य का तीसरा बड़ा दौर है, जिसकी शुरुआत हुई थी 19वीं शताब्दी के आखिर में। ये वो वक्त था जब समाज में एक नई सोच, एक बौद्धिक जागरण आ रहा था। लोग चीजों को वैज्ञानिक नजरिए से देखने लगे थे और व्यक्ति की अपनी पहचान, मतलब व्यक्तिवाद पर जोर दिया जा रहा था। और साहित्य वो इसी बदलाव की आवाज बन गया। इस पूरे सफर को आसानी से समझने के लिए हम इसे 4 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले भारतेंदु युग, जहां से शुरुआत हुई। फिर आया द्विवेदी युग, जहां सुधार हुए। उसके बाद छायावाद का सुनहरा दौर, और आखिर में छायावादोत्तर की नई नई लहरें। बस यही हमारा आज का रोड मैप है। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं उस दौर से जहां आधुनिक सोच की पहली ईंट रखी जा रही थी। भारतेंदु युग, इसे हम आधुनिक हिंदी का सवेरा कह सकते हैं। इस दौर की सबसे बड़ी पहचान थी इसकी सीधी सरल भाषा, मतलब आम बोलचाल वाली खड़ी बोली। और इसी भाषा में देशभक्ति और समाज सुधार जैसे बड़े बड़े विषय उठाए जा रहे थे। साहित्य को आम आदमी से जोड़ने का ये पहला और बहुत ही मजबूत कदम था। और इस पूरे युग के जो सूत्रधार थे वो थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, जिन्हें हम आधुनिक हिंदी का जनक भी कहते हैं। उनके नाटक जैसे भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी उस वक्त के समाज का एक जीता जागता आईना थे। उनके अलावा बालकृष्ण भट्ट और प्रेम घन जैसे बड़े लेखकों ने भी अपनी कलम से सामाजिक चेतना जगाने का बहुत जरूरी काम किया। अच्छा, भारतेंदु युग के बाद आया द्विवेदी युग। अब यहाँ पर फोकस थोड़ा शिफ्ट हो गया। मुख्य जोर था भाषा पर, उसे सुधारने पर, उसकी शुद्धि पर। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नेतृत्व में हिंदी को व्याकरण के नियमों में बांधा गया, उसे एक स्टैंडर्ड रूप दिया गया ताकि वो और सटीक और मजबूत बन सके। और हाँ, साहित्य के विषय भी बदल गए। अब राष्ट्रीयता और नैतिकता सबसे ऊपर थे। इस दौर के एक बहुत बड़े नाम थे मैथिली शरण गुप्त, जिन्होंने साकेत जैसी रचनाओं से हमारी संस्कृति और इतिहास के किरदारों को एक बिल्कुल नए नजरिए से हमारे सामने रखा। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जैसे कवियों का भी बहुत बड़ा योगदान था। मतलब यहाँ साहित्य सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं था, उसका मकसद था समाज को एक दिशा देना, राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाना। तो अब तक बात हुई समाज और राष्ट्र की। अब चलते हैं एक ऐसे दौर में जिसे आधुनिक काल का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। एक ऐसा दौर जहां साहित्य समाज से मुड़कर इंसान के मन की गहराइयों में उतर गया। ये दौर था छायावाद। यहाँ कविता में बहुत ही कोमल भावनाएं हैं, प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य है, प्रेम है और कल्पना की ऊंची उड़ान है। द्विवेदी युग की जो गंभीरता थी, जो नैतिकता थी, उसके बाद छायावाद एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह आया। यहाँ पर कवि और उसकी अपनी भावनाएं वो केंद्र में आ गई। और इस पूरे युग को इसके 4 महान स्तंभों ने अपने कंधों पर उठाया। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। प्रसाद की कामायनी में दर्शन की गहराई है, तो पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। निराला की कविताओं में एक विद्रोह का तेवर है, तो महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा का दर्जा दिया गया है। इन चारों ने मिलकर हिंदी साहित्य को भावनाओं की एक बिल्कुल नई ऊंचाई दे दी। वाकई, अगर छायावाद को एक लाइन में कहना हो तो ये भावनाओं का एक गहरा समुद्र था। इसकी गहराई और इसकी तीव्रता सचमुच कमाल की थी। छायावाद के बाद साहित्य ने एक बार फिर करवट बदली। अब कल्पना के पंख समेटकर साहित्य जमीन पर उतरा। यथार्थ यानी असलियत और नए नए प्रयोगों का दौर शुरू हो गया। इसी दौरान एक धारा थी रहस्यवाद की। ये वो कविता थी जो उस अनजाने सच को, उस पारलौकिक शक्ति को खोजने की कोशिश कर रही थी। कवि अपनी आत्मा और उस परमात्मा के रिश्ते को समझने में लगे थे। जयशंकर प्रसाद और हरिवंश राय बच्चन की कुछ कविताओं में इसकी झलक हमें साफ साफ दिखती। और इसी के साथ साथ चल रहा था प्रगतिवाद। यहाँ साहित्य एक बार फिर समाज की तरफ लौट आया।
गरीबी, मजदूरों का शोषण, वर्ग संघर्ष और आज़ादी की लड़ाई, ये सब असल मुद्दे कविता के केंद्र में आ गए। साहित्य अब सिर्फ भावनाओं की बात नहीं कर रहा था, वो क्रांति का एक हथियार बन रहा था। और सुभद्रा कुमारी चौहान की ये एक पंक्ति, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, ये प्रगतिवाद की उस पूरी भावना को जैसे अपने अंदर समेट लेती है। ये सिर्फ एक कविता की लाइन नहीं रही, ये पूरे देश के लिए एक नारा बन गई। फिर आया प्रयोगवाद। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है यहाँ कविता में नए नए प्रयोग हुए। अज्ञे जैसे कवियों ने न सिर्फ भाषा और शैली के पुराने नियम तोड़े, बल्कि इंसान के मन के अंदर जो मनोवैज्ञानिक उलझनें होती हैं, जो संघर्ष होते हैं, उन्हें भी कविता का विषय बनाया। और फिर हम पहुंचते हैं नई कविता तक। ये कविता थी शहरी जीवन की, उसके संघर्षों की। ये उस आम इंसान की कहानी कहती है जो आधुनिक जिंदगी की भीड़ में खुद को अकेला पाता है, जो अपने होने पर, अपने अस्तित्व पर सवाल उठाता है और जो व्यवस्था पर तीखा व्यंग्य करता है। तो देखा जाए तो हमने भारतेंदु युग से लेकर नई कविता तक एक बहुत लंबा और दिलचस्प सफर तय किया है। अब अगर हम एक बार पीछे मुड़कर देखें तो हमें क्या दिखाई देता है? हमें एक अद्भुत स्पेक्ट्रम दिखता है। आधुनिक काल का सफर भावना से यथार्थ तक का है, आदर्शवाद से प्रयोग तक का है, परंपरा से नवीनता तक का है और राष्ट्रवाद से लेकर व्यक्तिवाद तक का है। एक ही काल के इतने सारे रूप, इतने सारे रंग, यही तो इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो जाते जाते एक सवाल, इन सभी साहित्यिक धाराओं को जानने के बाद कौन सा दौर है जिसकी आवाज आज के समय में सबसे ज्यादा गूंजती हुई महसूस होती है? आज की परछाई किस धारा में सबसे साफ दिखती है? ये सोचने वाली बात है, सोचिएगा जरूर।